अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स ANG 201 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ है हम लेके आए हैं जी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करें और जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश से रेलिवेंट तो उन्हें हम अच्छे से जो है ना कवर करें। और जो हमें सर ने पढ़ाया है इस कोर्स में तो उसे जो है ना अच्छे से ग्रैब करें और जो आगे अपनी ज़िंदगी है उसमें हम इसका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने जो स्टडी किया था अपने जब खुद मैंने किया था ऐसे स्टडी, तो मेरे पास जो है पुराने मेरे हैंडआउट्स पड़े हुए हाईलाइटेड। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम इसी से जो है ना फर्दर इसको पढ़ें और इसका इनके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझें। तो सबसे पहले जो आपको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन जैसे कि आपको पता है, अगर आपने दो अगर फ़र्द हैं उनके आपस में उन्होंने एक दूसरे को बात समझानी है तो उस बातचीत को जो है ना हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। अब अगर आप बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे ना कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हमने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हों, हमारे बॉस हों, हमारे कस्टमर्स हों या जो भी हों। तो उसके लिए जो है ना दो किस्म की जो कम्युनिकेशंस हैं उनके बारे में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे और ये कोर्स बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है। सबसे पहला जो है रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फर्दर हम आगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिटन कम्युनिकेशन में वी विल कवर प्लानिंग, स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइलिस्टिक इश्यूज। The student will learn to write memos and letters, proposals, short and long reports, procedures and policies, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग रिटन कम्युनिकेशन में कवर करेंगे। उसके बाद आगे जाके जब ओरल कम्युनिकेशन होगी तो उसमें हम जो स्टूडेंट्स हैं दे विल कवर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ग्रुप बिहेवियर, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स। यानी हमने कैसे जो इन मीटिंग्स में या कहीं भी जो प्रेजेंटेशन कोई चीज़ को किस अपने जो व्यूज़ हैं या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसके वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये सर ने आगे हैंडआउट्स में मॉड्यूल्स की जो पार्ट्स हैं 4 मॉड्यूल्स यानी उनमें इसको तकसीम किया हुआ है, उसकी डिटेल है, ये आप पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में कि इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, किसी भी वर्क प्लेस पे काम करते हुए ना तो जब आप वहाँ काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रोल आइडेंटिफाई करना होता है कि आप हैं क्या। ठीक है। आप एज ए वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो एक तो वो आइडेंटिफिकेशन होती है जब आप अपने रोल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एट वर्क। ठीक है। तो तब जाकर एज ए स्पेशलिस्ट आपने जो आइडियाज़ जनरेट किए हैं, यानी यू नीड टू जनरेट आइडियाज़ विच विल बी पोटेंशियली यूज़फुल। जो आइडियाज़ आप जनरेट करते हैं आप समझते हैं कि इससे औरों को फ़ायदा होगा, तो एक तो वो आइडियाज़ आपके जहन में आ गए, आपने उसको प्लान कर लिया, उसको बना लिया। सेकेंडली आप क्या करते हैं, जो मेन काम है, सिर्फ आइडियाज़ आपके जहन में हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आपने शेयर करना होता है। तो शेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने उनको शेयर करने के लिए अपने कोवर्कर्स के साथ, कस्टमर के साथ आपको एज ए कम्युनिकेटर, यानी आपने कम्युनिकेशन करनी होती है तो आपको एज ए कम्युनिकेटर जो रोल है वो भी अदा करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है उसमें बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर यहाँ पे एक एम्प्लॉय है नायला, उसे एज ए डाइटिशियन जो है ना हायर किया गया। तो नायला को क्या करना चाहिए, नायला मस्ट कम्युनिकेट टू मेक द वर्क वैल्यूएबल टू हर एम्प्लॉयर एट अ लार्ज हॉस्पिटल। उसे एक हॉस्पिटल में जॉब मिली है, तो अब उसका काम क्या है एज ए डाइटिशियन, उसका काम ये है कि वो एक ऐसा जो है ना प्लान बनाए या कि ऐसा जो आइडिया जनरेट करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन यानी जो उनका हॉस्पिटल है उसको फ़ायदा हो। चलें, वो आइडिया तो उसने बना लिया, सारा प्लान तैयार हो गया, अब उसने क्या काम करना है, नेक्स्ट कम्युनिकेट करना है। तो इस रोल में नायला क्या करेगी, अगर नायला ने कोई प्लान बनाया है तो वो किसी
किसी भी आम एम्प्लॉय से तो कम्युनिकेट नहीं करेगी ना। वो एज ए किचन डायरेक्टर या एज ए डाइटिशियन जो है वो राब्ता ऐसे बंदे से करेगी जो जिसके पास ये अथॉरिटी हो या वो पावर हो कि वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सके और उसका ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। तो ये आप जैसे हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, पहला आपने आइडेंटिफाई किया अपने रोल को, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए और उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने कम्युनिकेट जिस अथॉरिटी तक करना है, जिस तक करना है, आपने उनका ख्याल रखना है। तो ऑडियंस जो होती है ना आपकी, जिनसे आप बात कर रहे होते हैं, तो उनका जो है ना बहुत अहम रोल होता है कम्युनिकेशन में। आपको अपने ऑडियंस से को ज़हन में रख के आपने जो है ना कम्युनिकेशन करनी होती है। ठीक है। अब अगर मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रहा हूँ तो मुझे उससे बात करने के लिए, चूँकि वो मेरी ऑडियंस है, तो मुझे वैसे ही बिहेवियर अपनाना पड़ता है उससे बात करने के लिए। और अगर मैं किसी अडल्ट से बात कर रहा हूँ या किसी जवान लड़के से बात कर रहा हूँ, ठीक है, या अपने किसी हम उम्र से बात कर रहा हूँ, तो मुझे उससे बात करने के लिए ना तो अपना टोन और अपना लहजा और अपने जो अल्फाज को चुनाव होता है उसके मुताबिक करना होता है। तो बेसिकली ये जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना अहम जो है ना पॉइंट है कम्युनिकेशन में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये एक ग्राफ दिखाया गया है। बेसिकली ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये एक रिसर्च पे बना हुआ है, एक सर्वे पे बना हुआ है। ठीक है। और ये उस सर्वे की बेस पे एक ग्राफ बनाया गया है। और ये सर्वे जो हुआ था और 896 स्टूडेंट्स पे हुआ था। ठीक है। और यूएस यूनिवर्सिटीज़ की जो ये स्टूडेंट्स थे उन पे सर्वे हुआ था। तो ये उससे जो है ना एक ग्राफ के सूरत में प्लॉट किया गया है और इसमें बताया गया है कि एक सर्वे के दौरान कितने परसेंट जो है ना घंटे जो है ना स्पेंड किए गए हैं और उसके रिस्पांस जो है वो जो लोगों से रिसीव हुआ है सर्वे के दौरान, तो वो कितनी जो है ना टाइम में रिसीव हुआ है। ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है, इसको अपने डिटेल में देख लेना है। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग जो है ना, जब आप लिखते हैं या कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आपको लिखने का सारा लेना पड़ता है ना, तो उसमें आपकी जो पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं वो भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपको या आपके एमसीक्यूज में भी ये चीज़ें आती हैं, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, यानी आपकी अगर आप कोई अच्छा लिखेंगे तो आपकी तारीफ़ होगी, आपकी तारीफ़ होगी तो वो इस चीज़ का इजहार होगा कि आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है। रेजेस प्रमोशंस, तो ये क्या है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा लिखना जान गए हैं और आप अच्छा लिखना मज़ीद अपने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अच्छे लिखने में, तो यकीनन आप को जो है ना इसका बेनिफिट, यानी आपकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छे लेवल पे रिक्वायर्ड होंगी, तो आपको यकीनन प्रमोशंस भी मिलेंगी। एज अ मैनेजर जो है राइटिंग जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी है मैनेजर्स की। क्यों? क्योंकि दे हैव टू कम्युनिकेट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैसेजेस टू दोज वर्किंग अबव एंड बिलो देम, यानी अगर एक मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके अंडर जो काम करने वाली जो वर्क फोर्स है, मैन पावर है, उन तक पैगाम कैसे पहुंचाना है, कैसे और कौन कौन सा पैगाम पहुंचाना है, और इसके अलावा उन मैनेजर से ऊपर जो अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो राइटिंग जो है उस के ज़रिए जो है ना अच्छी राइटिंग के ज़रिए अचीव की जा सकती है। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात है, यहाँ पे एक सर्वे है उस वो शेयर किया गया है। बेसिकली हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं ना राइटिंग की, तो एक सर्वे में ये बताया गया है कि 89% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि राइटिंग एबिलिटी जो है ना, आपकी लिखने की जो काबिलियत है, इज़ कंसिडर्ड व्हेन अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड फॉर एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब ये है कि जब किसी आपके इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, इस सर्वे के मुताबिक प्रमोशन या किसी को उसकी लो लेवल से उठा के अप लेवल तक लेके आने की बात हो रही होती है ना, तो सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है, ज़्यादातर जो चीज़ देखी जाती है, वो उसकी राइटिंग एबिलिटी देखी जाती है कि वो कितना अच्छा लिख सकता है, वो कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है जी, वर्किंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। बिल्कुल। अगर आप स्कूल से प्रमोट होके जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो लिखना होता है और जो स्कूल में हम जो एसेज लिख रहे होते हैं या एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, तो काफ़ी जो है ना फ़र्क आ जाता है। ठीक है। मैच्योरिटी आ जाती है, काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो
सीन जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली कि पर्पस ऑफ राइटिंग जो है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर एज ए स्टूडेंट देखा जाए ना, तो हमें कम्युनिकेशन जो है हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करते आ रहे थे और करते हैं एज ए स्टूडेंट। यानी हमने यहाँ पे मिसाल है कि राइटिंग टर्म पेपर्स और टेकिंग अ राइटिंग रिटन एग्ज़ाम। तो ये जो एजुकेशनल पर्पसेस हैं उनके लिए तो राइटिंग जो हमारा मकसद था राइटिंग यहीं तक मौजूद था। लेकिन इन कंट्रास्ट एज एन एम्प्लॉय, लेकिन जब आप एम्प्लॉय बन जाते हैं तो उस वक्त जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि यू विल कम्युनिकेट फॉर इंस्ट्रूमेंटल पर्पसेस। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या पर्पसेस होते हैं उनको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको जो है ना कम्युनिकेशन करनी होती है। तो मोस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशंस विल बी डिज़ाइन टू हेल्प योर एम्प्लॉयर अचीव प्रैक्टिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आपको जिन्होंने नौकरी दी है, एम्प्लॉयर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑब्जेक्टिव्स पे वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना या जिनको वो अचीव करना चाह रही है, तो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मददगार साबित हो। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि एट वर्क योर कम्युनिकेशंस शुड ओनली इंक्लूड द इंफॉर्मेशन योर रीडर्स नीड। सबसे बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आपकी ऑडियंस, आप जिन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, आप जिन्हें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है सिर्फ उसमें वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके रीडर्स या आपके व्यूअर्स या आपकी ऑडियंस को चाहिए। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑडियंस का काफ़ी ख़ास किरदार होता है। आपने पहले उन्हें एसेस करना होता है कि कौन है ऑडियंस, और फिर वही इन्फॉर्मेशन आपने उन तक देनी है जो उनसे रेलेवेंट है। क्योंकि अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बात करेंगे ना तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप आम सी मिसाल है। अगर आप स्टूडेंट्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स को आप इंग्लिश के मुतालिक पढ़ा रहे हैं और अचानक आप दरमियान में मैथ की कुछ चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो वो डिट्रैक हो जाएंगे और उनकी जो रिज़ल्ट्स आएंगे ना वो क्या आएंगे कि एक तो उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी और इसके अलावा इंक्रीज़ फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यानी यार भाई हम इंग्लिश पढ़ने आए हैं और ये सर ने मैथ शुरू कर दी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑडियंस की बात आ भी गई नीचे। तो आपके स्कूल में तो आपका सिर्फ ऑडियंस जो होती है वो एक पर्सन होता है, आपका इंस्ट्रक्टर होते हैं, आपके टीचर होते हैं जिनसे आप लेन देन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि वर्क एट वर्क जो है आप का ताल्लुक काफ़ी लोगों से पड़ता है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो द यूज़ दे विल मेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, ओके। जो ऑडियंस होते हैं ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल होनी चाहिए, ठीक है। और ऑडियंस को जहन में रख के ना आप प्रोफेशनली और उसके अलावा जो पर्सनल आपके कंसर्न्स होते हैं आप उनको सेट करते हैं, आप उनको असेस करते हैं कि आप की ऑडियंस जो है वो कहीं अगर आप कोई चीज़ भी ऐड करते हैं ना आपकी राइटिंग में, रिटन कम्युनिकेशन में, तो आप असेस करके जो है ना उसमें इंक्लूड करते हैं किसी भी चीज़ को कि कहीं मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ तो अगले बंदे को बुरी ना लग जाए या अगला बंदा इसका गलत मतलब ना निकाल ले वगैरह वगैरह। तो ये ऑडियंस की जो 3 पॉइंट्स हैं ये बता रहे हैं कि उनकी क्या अहमियत है कम्युनिकेशन में। तो ये आपको एक नीचे डायग्राम दिए गए है कि क्लासरूम में आप कहाँ तक महदूद होते हैं, ठीक है। और जब आप जॉब में आते हैं तो तब आपकी कम्युनिकेशन का जो सर्कल होता है वो कितना जो है ना ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल भी नीचे दी हुई है और इसके अलावा आपको ये ग्राफ की मदद से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अब एग्जांपल को आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन की टाइप्स का जिक्र करेंगे ना, ये बिजनेस और टेक्निकल इंग्लिश से रेलेवेंट है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मेमोज हैं, इनको मेमोरेंडम्स भी कहते हैं, बिजनेस लेटर्स आप लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अगर आप एक आला ओहदे पे हैं तो अपने जो नीचे जो काम करने वाले उनको इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। इसके अलावा आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या प्रोजेक्ट के दौरान कोई प्रपोज़ल है तो वो हायर अथॉरिटीज़ को जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़ तो प्रपोज़ल लिखते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, अगर आप से अथॉरिटी या कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे रिपोर्ट तलब करती है कि आप कोई जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस गोल पे काम कर रहे हैं, जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो दे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है ना ये सिर्फ आपको मिसाल दी जा रही है कि ये चीज़ें जो है ना रिटन कम्युनिकेशन में एट जॉब शामिल होती हैं, ठीक है।
ओके, अगला जो अहम पॉइंट है वो ओनरशिप का आ गया है। जब आप स्कूल में होते हैं ना, आप एप्लीकेशन लिखते हैं टीचर को अपने कि मुझे एक दिन की रुख्सत अनायत फरमाई जाए, या ग्रांट ऑफ लीव की जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसका कंसर्न सिर्फ आपसे होता है, आप अपने लिए छुट्टी मांग रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन जब आप वर्क में आ जाते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो जब आप लिख रहे होते हैं, तो वो आप पर्सनल आपके नाम से कोई चीज़ नहीं जा रही होती, बेसिकली आपकी वो पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो ओनरशिप है ना एट जॉब, तो वो जो है इट बिलोंग्स नॉट टू यू, इट्स इट विल बिलोंग ओनली पार्टली टू यू, यानी कुछ ना कुछ तो आपका इसमें होगा, लेकिन इट विल बिलोंग टू योर एम्प्लॉयर टू। जो आपकी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं ना, तो वो भी जो है ना उसमें बराबर का हिस्सेदार होता है। यानी अगर आप कोई एप्लीकेशन प्रपोज़ल लिख रहे हैं कि जी फ़ंड रिलीज़ किए जाएं, और फ़ंड किस लिए रिलीज़ किए जाएं, हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप जब किसी हायर अथॉरिटी को फ़ंड्स की रिलीज़ के लिए लेटर लिख रहे होते हैं, तो वो आप अपनी पर्सनल बिहाफ पे तो वो आपको कुछ नहीं देगा ना, आपके फ़ंड्स इसलिए रिलीज़ तो नहीं करेगा कि वो आपको जानता है आप जो है अभी भी भर्ती हुए हैं तो बड़े आप काबिल हैं, ऐसी बात नहीं होती। तो बेसिकली आपका जो इदारा है, आपकी पोस्ट है, और इसके अलावा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है। तो मैं हाइलाइटेड नोट्स से करके आपको मेन पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी काफ़ी काम आएंगे, और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है। हमारे वोकल यानी वॉइस का काफ़ी इशू आ रहा था, तो उसके हमने कोशिश की है कि उसे इम्प्रूव करें, तो उसके बारे में ज़रूर आपने कमेंट करना है। तो जो पिछली वीडियोस थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था माइक का, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि वो प्रॉब्लम हम ख़त्म करें, ठीक है। अगर अभी भी कोई गुंजाइश है तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें बेहतरी लाएँ, ठीक है। अच्छा, तो हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अब जो टॉपिक है उसमें दोबारा हम रीडर्स की बात कर रहे हैं, ऑडियंस की बात कर रहे हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू थिंक कॉन्स्टेंटली अबाउट योर रीडर्स। ओके, क्या क्या चीज़ें हमें उनके बारे में सोचनी चाहिए, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई, उन्हें हमसे क्या चाहिए, और हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, जिनकी तरफ लिख रहे हैं, जिनसे हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, अभी क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो वो उन जिनके लिए हम लिख रहे हैं उन्हें हमसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, द वेज यू वांट टू अफेक्ट देम, वो सारी चीज़ें जहन में रखें जिससे उन पे इफेक्ट पड़े, ठीक है। उसके बाद द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका रिएक्शन क्या आएगा, वो भी आपने पहले से जहन में रखना होता है, ठीक है। और ये आप देखें कि थिंक अबाउट देम एज इफ दे वर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू टॉक टुगेदर। यानी जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आप ऐसे जो है ना एज्यूम किया करें लिखते वक्त कि जैसे वो ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है या आपके सामने बात कर रही है, तो फिर बंदा जो है वो अच्छे से जो है ना चीज़ें अपने माइंड में ला के लिख सकते हैं। तो द कम्युनिकेशन मस्ट अफेक्ट द इंडिविजुअल पीपल यू आर एड्रेसिंग इन स्पेसिफिक वेज, ठीक है। जब भी आप कोई कम्युनिकेशन रिटर्न कर रहे होते हैं, तो इंडिविजुअल पीपल जो होते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन यानी जो आपके रीडर साइड पे होते हैं लोग, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगियों पे या उन पे भी जो है ना उसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ सकता है। सो और मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ सकता है, और इसको हम आगे अब डिटेल में भी फिर मज़ीद जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसको सीखेंगे और देखेंगे भी। तो ये एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, ये वही नायला की जो प्रपोज़ल है उससे रेलेवेंट है, जो एज ए डाइटिशन या किचन के डायरेक्टर के तौर पे हायर हुई थी, ठीक है। तो उसको आपने देख लेना है और उसको समझ भी लेना है। आगे हम चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, यू नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि रीडर्स क्रिएट मीनिंग। इन तीनों की नीचे जो है ना डिटेल में भी आपको बताया गया है, दो दो तीन तीन लाइंस में, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, रीडर्स क्रिएट मीनिंग का मतलब ये है कि जो आपके रीडर्स होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि जैसे ही उन्हें मैसेज मिलता है, या आप की और आपका मैसेज वहाँ तक कन्वे होता है एज ए रिटन कम्युनिकेशन, तो वो अपने जहन में ना दो कुछ ही मतलब जो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या जो आप की शुरुआत होती है आपकी किसी लेटर की मिसाल के तौर पे, तो वो उसको पढ़ के ना, तो वो आस्ता आस्ता जो है ना उनके जहन में स्ट्रक्चर बिल्ड होता जा रहा होता है, और वो बहुत तेज़ी से बिल्ड होता जा रहा होता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि पहली 2-3 लाइंस पढ़ के ऑलरेडी जो है ना पूरे लेटर का स्ट्रक्चर जो है वो जो रीडर्स होता है वो खुद से अपने जहन में बना चुका होता है कि अब ऐसे कहेगा, ऐसे कहेगा, ऐसे कहेगा। तो ये
होता है, ठीक है, तो ये चलता रहता है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शार्पन बाय द सिचुएशन। अच्छा, तो सिचुएशन काफ़ी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, रीडर्स के रिस्पांस पे ना सिचुएशन काफ़ी डिपेंड कर रही होती है। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक इदारा है, बहुत अच्छा चल रहा है और ज़बरदस्त वो काम कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे अचीव कर रहा है, और अक्सर जो है उनके एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे देते हैं, ठीक है। तो अब जब कोई ऐसा न्यूज़ लेटर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कोई आप यूँ समझे कोई ऐसा लेटर आता है, कोई ऐसा मैसेज आता है जो तमाम एम्प्लॉयज़ को तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो जज कर लेते हैं सिचुएशन के मुताबिक, हाँ भाई अब मेरे ख्याल है जी जो अगला बोनस है वो आने वाला है, या कोई अच्छी अचीवमेंट हमने हासिल कर ली है, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन इसके बिल्कुल उल्ट हो, यानी काम ना चल रहा हो, इदारा जो है वो डाउन साइजिंग की तरफ जा रहा हो, तो आने वाला हर लेटर जो है आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे अगर आप वहाँ पे होंगे? तो हर एम्प्लॉय यही कर रहा होता है भाई कि यार जो ऐसा ना हो कि जो गरीब तबका है, कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ना निकाल दिया जाए, या इसके अलावा कहीं जॉब रोटेशन ना हो जाए, मुझे ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए। तो ये सारी मैं चीज़ें आपको वैसे ही आपको समझाने के अगर से बता रहा हूँ कि सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी डिपेंड करती है। तो जैसी सिचुएशन होगी तो रीडर्स का रिस्पॉन्स भी वैसे ही जो है ना उसके माइंड में जनरेट होता है, ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक। तो लास्ट हमारा जो है आज के लेक्चर का जो टॉपिक है, या जो जो मेन थिंग है रीडर्स से मुतलिक, वो ये है कि रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में या जॉब पे, तो वो जो उनका जो रिएक्शन होता है वो आप यूँ समझें कि जैसे ही उन तक कोई चीज़ पहुँचती है ना तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिएक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, तो ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्शन जो इसमें हम बता रहे हैं ना मेन पॉइंट, कि जब आपकी देखिए हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में हमें क्या चाहिए होता है? रिस्पॉन्स ही चाहिए होता है ना। तो ये तीनों चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्स से रिलेवेंट है। तो ये जो तीसरी यहाँ पे हम चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें रिस्पांस जो है वो रिएक्शन की सूरत में आता है, ठीक है। तो वो किसी तरीके से भी हो सकता है, यानी अगर कोई बैड न्यूज़ आपने शेयर कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में तो तोड़ फोड़ भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा कोई गुड न्यूज़ जब आती है तो हो सकता है जी एम्प्लॉयज़ अपनी जेब से मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं और खा पी रहे हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, और आपकी सबसे अहम चीज़ है आपके मैसेज पे, आपकी रिटन कम्युनिकेशंस की स्किल्स पे, ठीक है। तो आगे हम जाके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो व्यूअर्स हमें सपोर्ट करें उनका थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में। और जो वोकल का जो मसला था हमारा, जो वॉइस का माइक का, तो वो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ, तो कमेंट करके बताइएगा कि वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, ताकि हम उस पर मज़ीद भी काम करें। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।